इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। पिछले 2 वर्षों से जब से ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, दिन प्रतिदिन ये हिमाचल, देवभूमि हिमाचल बर्बादी की तरफ, तबाही की तरफ बढ़ता जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि जिस हिमाचल की चर्चा पूरी देवभूमि के रूप में पूरे देश में, पूरे विश्व में होती थी, आज जो नशे का जो प्रचलन जिस प्रकार से बढ़ता बढ़ता एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि पहले किसी दौर में हमने इस बात को सुना था कि उड़ता पंजाब, और आज हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं रेंगता हिमाचल, लड़खड़ाता हिमाचल। ये परिस्थिति हमारे सामने आज के इस दौर में देखने को मिल रही है। आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश बर्बादी के कगार पर है। इस बात को लेकर के हमने एक बार नहीं अनेक बार चर्चा कर ली, इस पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं। लेकिन आज के विषय को लेकर के स्पेसिफिक होकर के मैं आपसे बात करने के लिए अगर यहां उपस्थित हूं, तो मैं हिमाचल में जो नशे की प्रवृत्ति नौजवानों में, जो हमारी जनरेशन नई जो बर्बादी के कगार पर खड़ी हो गई है, इस पर बात करने के लिए आप सबके बीच में हूं। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनी थी, और सरकार बनने के बाद जब मैंने पहली बार हिमाचल प्रदेश में होम डिपार्टमेंट का रिव्यू लिया, उसमें बड़ा दिलचस्प एक आंकड़ा आया, जहां नशे के इस कारोबार से संबंधित जब चर्चा शुरू हुई तो उसमें बहुत सारे लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं या मामले दर्ज हुए हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश से ज्यादा उन लोगों के नाम उसमें थे एफआईआर में और उसके बाद गिरफ्तारियों में, जो हिमाचल के रहने वाले ही नहीं थे। हमारे पड़ोस के राज्य में, राज्य का नाम विशेष लेना नहीं चाह रहा हूं, पड़ोस के 2 राज्यों का बहुत ज्यादा नंबर उसमें था, और 2 पड़ोस के राज्यों का आप अर्थ समझ सकते हैं। जब मैंने इस बात को लेकर के अधिकारियों से पूछा कि बाहर के लोगों, दूसरे प्रदेश के लोगों को गिरफ्तार किया है, और वो पैडलर्स थे, धंधा करते थे, कुछ उनमें सेवन भी करते थे, इसकी वजह क्या है? और उसमें मालूम पड़ा कि ये बाहर के राज्य से हिमाचल प्रदेश में लाने का काम, नशे का लाने का काम ये करते हैं, पकड़े जाते हैं, मामला दर्ज होता है, जेल की सलाखों के पीछे इस कारण से है। और फिर उसके बाद हमने एक मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश की। हम हिमाचल के अंदर प्रयास करते रहेंगे नशे के खिलाफ जो है वो अभियान चलाने की, लोगों को पकड़ने, उन लोगों को जो गलत काम में फंसे हुए लोग हैं इस प्रकार से, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो दूसरे प्रदेशों से जो यहां आकर के इस काम को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का रास्ता क्या निकाला जाए। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से चीफ मिनिस्टर हरियाणा, चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड, इन सभी मुख्यमंत्री से बात की, और बात करने के पश्चात हमने तय किया कि हमको नशे के खिलाफ जॉइंट स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए, जॉइंट ऑपरेशंस करने चाहिए, और जॉइंट ऑपरेशन करने के साथ साथ में हमको हमारी जो इंटेलिजेंस की शेयरिंग, जो रेलेवेंट पोर्शन उसका जो शेयरिंग का वो बनता है, वो करना चाहिए, ताकि हम इनको पकड़ सकें। उन्हें क्या लगा, जब हम सख्ती करते थे वो हरियाणा में चले जाते थे,
हरियाणा वाले सख्ती करते थे वो पंजाब में चले जाते थे, पंजाब वाले सख्ती करते थे वो हिमाचल चले जाते, उत्तराखंड चले जाते। तो इस कारण से जॉइंट स्ट्रेटजी के माध्यम से इनको पकड़ने का अभियान शुरू करना चाहिए। और इसके लिए हम सारे चीफ मिनिस्टर हरियाणा, चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ मिनिस्टर हिमाचल, चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड और बाद में यहां तक के चीफ मिनिस्टर राजस्थान, चीफ मिनिस्टर दिल्ली, हम सब लोगों ने मीटिंग की चंडीगढ़ में। और एक इनिशिएटिव जो हमारे द्वारा लिया गया था उसको सभी लोगों ने सराहा और उसके मुताबिक फिर स्ट्रेटजी बनी। उन सारी चीजों की तफसील में आज बताने की जरूरत महसूस नहीं करता कि हमारा कहने का मतलब नशा एक हमारे जनरेशन को तबाह करने वाला, बर्बाद करने वाला एक माध्यम होगा आने वाले समय में। हमारे दुश्मन चाहे देश के अंदर हैं, चाहे दुश्मन देश के बाहर हैं, उनकी स्ट्रेटजी यही रहेगी इस हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए कि जनरेशन को तबाह किया जाए। और जनरेशन को तबाह करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका यही है कि नशे की लत लगाई जाए, नशा सप्लाई किया जाए और उस नशे की जद में जो है नई जनरेशन तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। मित्रों, आज मैं इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैंने बार बार इस बात को लेकर के विधानसभा के अंदर भी बात कही, बाहर भी बात कही, लेकिन पिछले 2 वर्षों से मुझे याद नहीं अभी तक आ रही है कि कोई हाई लेवल की कोई बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सिर्फ नशे के निवारण के लिए हिमाचल प्रदेश में नशे से कैसे निपटा जाए और इसके जो चपेट में, नशे की चपेट में हमारी जनरेशन जो बर्बाद हो रही है उसके लिए क्या रास्ते निकाले जाए, इस बात को लेकर के एक बार भी बैठना नहीं हो पाए। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब हम इस बात को आगे बढ़कर के देख रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते में हिमाचल प्रदेश में ओवरडोज के कारण 4 युवाओं की डेथ हुई है। इनमें अभी मतलब 2 हफ्ते में, मतलब 15 दिन में ही 4 नौजवानों की डेथ ओवरडोज के कारण हुई है। अगर इसका आधिकारिक आंकड़े की अगर हम बात करें, क्योंकि वो कभी आता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सोशल स्टिग्मा के कारण परिवार के लोग, रिश्तेदार भी जो है वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। अगर परिवार में कोई बच्चा जो है नशे की चपेट में आ गया है, नशे की लत लग गई है, छुपाते हैं, बताते नहीं है। लेकिन इसके अनुसार जो है एक मोटी मोटी जो जानकारी प्राप्त हुई, मोर देन 100 नौजवान यूथ जो है नशे की चपेट में 2 सालों में जो है अपनी जिंदगी खो चुके हैं। यह आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक जानकारी के मुताबिक जो है, सब जगह से जानकारी कि गांव में नौजवान था, कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। कोई बोलता है कि हार्ट अटैक हो गया, कोई बोलता है जिसको पता नहीं क्या ब्रेन हेमरेज हो गया, कुछ ये हो गया, कुछ कई तरह की बातें कही जाती है, लेकिन हकीकत उसके पीछे और तरह की है। और आज खुलेआम जो नशा कहीं बॉर्डर एरिया तक पहुंचता था हिमाचल प्रदेश के एक जमाने में, एक दौर में, आज दूर दराज के इलाके में जहां आदमी को पहुंचना मुश्किल है, दूर दराज के इलाके में, सुदूर इलाके में जाकर के नशे की खेप पकड़ी जा रही है। और यह सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं सारी बात को लेकर के आपके समक्ष ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा कि लड़खड़ाता हिमाचल, रेंगता हिमाचल, ये आज सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं। ये सोशल मीडिया का विषय नहीं है, ये हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जब नशे से कोई नौजवान ग्रसित हो करके उसका वो सेवन करता है, वो किस प्रकार से तड़प रहा होता है, इस सारी चीज को लेकर के एक नहीं अनेकों उदाहरण आप सबके सामने आए हैं। एक साल का आंकड़ा विधानसभा के अंदर आया है। 2023 और से 2024 तक
ओवरडोज के कारण जो है 11 युवाओं की डेथ का ये तो रिकॉर्डेड है विधानसभा की कार्रवाई का। और मैं इस बात को सच कह रहा हूं कि हकीकत इससे बहुत दूर है, क्योंकि जो आंकड़ा जो हमारे सामने आ रहा है ये बहुत थोड़ा आंकड़ा है, और इस आंकड़े को अगर हम सही मायने में अगर वेरीफाई करें तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा बनेगा। और ऊपर से हम इस बात को हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार में अभी तक जो सारे मैकेनिज्म हमने डेवलप किए थे जो नशे को रोकने के लिए, वो सारे के सारे बंद कर दिए। और उल्टा हैरानी की बात होती है कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के डीजीपी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऊना जिला में एक पूरा विधायक जो लोकसभा के लिए प्रत्याशी था, लेकिन सरकार की ओर से ना विधायक को उस बात को लेकर के पूछा जा रहा है, ना डीजीपी को पूछा जा रहा है। और ये हिमाचल जानना चाहता है कि हकीकत क्या है। और जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो एक चिंता का विषय है। और उसी तरह से हम देख रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार देना, नौजवानों को अपने कैरियर बनाने के लिए जो केंद्र सरकार की ओर से जो स्किल डेवलपमेंट को के लिए जो राशि दी गई थी, पैसा दिया गया था, वो पैसा आने के बावजूद भी पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से जो सारी जो स्किल को अपग्रेड करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो केंद्र सरकार से पैसा आया, वो सारे का सारा पैसा जो है वो जो पड़ा है उसको दूसरी जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन नौजवानों को इस नशे से बाहर निकालने के लिए, उनको रोजगार के संसाधन खड़े करने की दृष्टि से जो काम करने की आवश्यकता थी, उन सारी चीजों पर रोक लगा दी गई है, वो बंद पड़ा है। हमने हिमाचल प्रदेश में एक प्रयास किया था कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश में ऐसे नशे के धंधे में जुड़े हुए जो पैडलर्स हैं, दूसरे इस प्रकार से इस तरह के लोग हैं जिनके बारे में जानकारी किसी को प्राप्त होती है, उसकी जो हो उसकी कंप्लेंट आप 1100 पर कर सकते हैं। और कंप्लेंट करने के बाद उस आदमी का नाम जो है गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। तुरंत वो पुलिस को वो कार्रवाई के लिए जो है आगे नाम दिया जाएगा और उसके अनुसार जो है उसमें जो है वहां पर जो पुलिस की जो लीगल जो कार्रवाई बनती वो की जाएगी। लेकिन पिछले 2 सालों से हिमाचल प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन जो 1100 का हम जिक्र करते हैं, वो लगभग बंद है। बंद पूरी तरह से आधिकारिक रूप से नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बिल्कुल उस तरह से बंद कर दिया गया है, उसका काम सारा समाप्त कर दिया गया है। एक ऐप हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू की थी जिसको 50,000 लोगों ने उसको जो है डाउनलोड किया था। उस ऐप के माध्यम से कंप्लीट करने का जो है मैकेनिज्म लगभग 4,000 शिकायतें उसके माध्यम से आई थी हिमाचल प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट के दौरान, और जिसमें बहुत जगह कार्रवाई भी की गई, वो भी बंद कर दिया गया। और 2019 में किए थे हमने ये हिमाचल को ड्रग फ्री करने के लिए एक ऐप, जो मोबाइल ऐप जो हमने बनाई थी, वो भी बंद कर दी गई। हमने हिमाचल प्रदेश में नौजवान अपने कारोबार में जुड़े, सरकारी नौकरी देने का काम वो भी किया। उसके बाद हमने सरकारी नौकरी के साथ साथ में हमने हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हमने शुरू की थी। इसलिए शुरू की थी, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है या सरकारी नौकरी लेने के लिए कोई नौजवान इच्छुक नहीं है, अपना कारोबार करना चाहता है, उसके लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की थी। और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो है हमने हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहुत सारा उसमें हमने काम किया। और मुझे इस बात को लेकर के सचमुच में बहुत अफसोस है कि हिमाचल प्रदेश में उस सारे काम को भी बंद कर दिया गया। उस योजना को लगभग
4,370 यूनिट हिमाचल प्रदेश में लगे, जिसमें हजारों नौजवानों को रोजगार भी मिला और रोजगार के साथ साथ में अपना कारोबार करने की स्थिति में भी वो उसमें सफल हो पाए। और लगभग उसमें नूरपुर में पुलिस अधीक्षक का, एसपी का ऑफिस जो है वो वहां पर खोला था। और इसलिए उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो बहुत सारे लोग, जो पैडलर जहां पंजाब सख्ती करता था वो यहां हिमाचल में घुस आते थे, हम सख्ती करते थे पंजाब चले जाते, तो उनको पकड़ने में बहुत बड़ी उसमें कामयाबी भी मिली। और इसके साथ साथ में हमने हिमाचल प्रदेश में बड़ा एक अभियान चलाया था कि उस अभियान के अंतर्गत एक हमने एक्ट का भी उसमें इंतजाम किया था कि प्रोविजन उसमें यह था कि नशे की क्वांटिटी, पर्टिकुलर क्वांटिटी तक जो है अगर नशा प्राप्त होता है, सिंथेटिक नशा, तो उसमें बेल हो जाती थी। अगर ज्यादा क्वांटिटी में होता था तो बेल नहीं होती थी। तो हमने यहां से उसके लिए बिल पारित किया हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कि क्वांटिटी थोड़ी मिले चाहे ज्यादा मिले, लेकिन उसके बावजूद बेल नहीं होनी चाहिए, उस अपराधी की बेल नहीं होनी चाहिए। यह भी हमने एक्ट बना करके केंद्र सरकार के लिए भेजा था। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार से उसकी स्वीकृति जो, क्योंकि एनडीपीएस के एक्ट जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो ही उसकी ये होती है, सारी फॉर्मेलिटीज होती है और उसमें अमेंडमेंट करनी है, तो वो उसमें केंद्र सरकार के अधीन है। तो हमने उसको भेजा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने पिछले 2 वर्षों से अभी तक जो है उसको जो है अभी तक भी उसका जो फॉलोअप नहीं किया है। और इसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में हमने एक और भी कदम उठाया था अपनी सरकार के दौरान। वो कदम उठाया था कि अगर कोई नशे की चपेट में, नशे की इसमें जो आदमी आते हैं, जो पैडलर्स हैं, जो रातों रात, क्योंकि ये बहुत इस तरह का एक धंधा बनता जा रहा है, ऐसा धंधा बनता है जिसमें रातों रात लोग जो है वो लखपति हो जाते हैं और कुछ दिनों में, महीनों में वो करोड़पति हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी कारें लेकर के वो जो है आपके सामने घूमना शुरू कर देते हैं। तो उस तरह से हमने इस बात के लिए भी एक मैकेनिज्म, इंटरनल मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में। ऐसे कौन लोग हैं जो संदिग्ध हैं और जिनकी प्रॉपर्टी रातों रात बढ़ती जा रही है, उसका असेसमेंट किया जाए। और अगर उसमें कोई पैडलर इस प्रकार के जो नशे के कारोबार में संलिप्त हैं, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का, नीलाम करने का प्रोविजन भी उसमें हमने साथ में किया था। ये भी हमने सख्त कानून बना करके हिमाचल प्रदेश में एक शुरुआत की थी। लेकिन मित्रों, मुझे इस बात को लेकर के अफसोस है कि पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल, जब से हिमाचल प्रदेश में सुख की सरकार है, व्यवस्था परिवर्तन की बातें कहने वाली सरकार है, ये सारी चीजों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। आज हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, इतनी तेजी से बढ़ करके गांव के इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में पहुंच गया है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश की जो हमारी पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है। ना केवल लड़के, उसमें बच्चियां भी उसमें शामिल हो रही हैं। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है और ये पूरे हिमाचल प्रदेश की चिंता का विषय है। लेकिन अभी तक हम इस बात को देख रहे हैं कि सरकार अभी तक इस सारे मामले को लेकर के संज्ञान नहीं ले पा रही है। रूटीन की कार्रवाई में जहां जो चीज पकड़ी जाती है, थोड़ा बहुत उस सारी चीज को लेकर के कार्रवाई पिछले दिनों में होने लगी है। लेकिन मेरा इसमें जरूर है, मैं सरकार के समक्ष इस बात को लेकर अपनी पार्टी की ओर से भी ये जॉइंट अभियान हम सबको चलाना चाहिए। सत्ता पक्ष को, विपक्ष को मिलकर के भी इसमें काम करने की आवश्यकता है, तो मिलकर के काम करना चाहिए। और ऐसी शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री शुरुआत करें। मैं आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है इस हिमाचल प्रदेश देवभूमि में बढ़ते हुए नशे के प्रचलन को देख करके, कि दोनों पक्ष के लोगों को इकट्ठा हो करके हमको अभियान के रूप में जाना चाहिए। जो बड़े बड़े हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जहां यूथ की
गैदरिंग ज्यादा होती है, उनको अवेयर करना चाहिए और लोगों के बीच में जागरूक करने के लिए अभियान चलाना चाहिए और सामूहिक कार्यक्रम करना चाहिए। और हमने भी इस बात को लेकर के, हमसे भी जब पूछा गया, हमने कहा है कि हम उसमें पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार शुरुआत तो करे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, अगर सरकार शुरू नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर भी हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान चलाने के लिए आने वाले समय में योजना बनाएगी और कार्यक्रम तय करेगी और नौजवानों के बीच में कैंपसेज में जाकर के अवेयरनेस, और उसके साथ साथ में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिला मंडल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, युवक मंडल हैं, उनके बीच में भी जाकर के जागरूकता के इस काम को करने की दिशा में कदम उठाएगी। मित्रों, मुझे आज सिर्फ इस सारे विषय को लेकर के आपके समक्ष में यही कहना था प्रमुख रूप से, क्योंकि इस देवभूमि हिमाचल को बचाना ये हम सब का दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए हमारी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी इस नशे के सेवन से कैसे बचाई जा सके, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। इतने ही मुझे आज की इस पत्रकार वार्ता में आपके सामने इस विषय के माध्यम से बात कहनी थी। धन्यवाद। थैंक यू। नशा हर विधानसभा क्षेत्र में है। वहाँ के माननीय विधायक चाहे सत्ता पक्ष में या विपक्ष में हो, वो घर घर वोट देने के लिए आते हैं। उनको पता है कितना वोट किस घर से आता है, तो उनको ये भी पता है कि किस घर के लोग पेडलर हैं, कौन नशा का सेवन करता है और कौन पीड़ित है। तो इस पर आज तक अंकुश क्यों नहीं लगा, चाहे सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो? हिमाचल बदहाल होता जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो इन सारी चीजों को लेकर के अभियान चलाने की आवश्यकता है। सारा काम छोड़ करके, चाहे सत्ता पक्ष है का विधायक है, चाहे वो हमारा विपक्ष का विधायक है, चाहे वो जनप्रतिनिधि के नाते पंचायत का चुना हुआ प्रधान है, बीडीसी मेंबर है, जिला परिषद का मेंबर है, सबको इस अभियान में जुटना चाहिए और इस नशे के कारोबार को रोकना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में पीढ़ी बच सके। सर, नशे से पीड़ित युवाओं के लिए नशा मुक्ति केंद्रों का मैकेनिज्म सर आप नहीं डिवेलप कर पाए और मौजूदा सरकार भी नहीं डिवेलप कर पाई, क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें हमने इस दिशा में कदम उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने शुरुआत की और शुरुआत करने के साथ साथ में कुछ जगह हमारी ये शुरुआत अच्छी इसमें चली, क्योंकि नशे का सेवन करने वाला उसको फिर ऐसे ही हम छोड़ दें कि अब तो ये नशेड़ी हो गया और इसको हम छोड़ दें, तो स्वाभाविक रूप से वो बर्बाद ही होगा और उसको वापस लाने का कोई रास्ता नहीं। नशे की लत लग गई, लेकिन उससे उसको वापस लाना, रिहेबिलिटेट करना, उस सारी चीज़ को, ये बहुत आवश्यक है। और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में काम करने की और आवश्यकता है। हमारी सरकार के दौरान इस दिशा में प्रयत्न हुए, लेकिन और ज्यादा प्रयत्न करने की आज की आवश्यकता महसूस होती है। नशे को लेके कुछ पुलिस वालों के भी नाम बीच में आ रहे हैं, नेताओं के भी नाम आ रहे बीच में, तो इसको लेके क्या कहोगे? कोई भी, चाहे नेता है, चाहे कोई पुलिस का कर्मचारी है, चाहे अधिकारी है, कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ, सबके खिलाफ। इस चीज की इजाजत ही नहीं दी जा सकती है। सर, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर है वो बढ़ रहा है और ऐसे में जो भर्तियां हो रही है उसको क्या कहना चाहेंगे, जो आम युवा है वो कहाँ जाएगा? नहीं, देखिए, यो एक विषय है। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट ये एक बहुत बड़ा विषय है ही है। मैं स्वाभाविक रूप से इस बात से मैं सहमत हूँ। फ्रस्ट्रेशन यूथ के बीच में बेरोजगारी के कारण तो वो तो होती ही है और वो आज भी है, पहले भी रही है, इसमें तो दो राय नहीं है। इन सारी चीजों को लेकर के हमको रोजगार के साधन कैसे खड़े कर सकें, मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं। आंकड़े में देखता हूं, बड़ा विचित्र लगता है। हिमाचल प्रदेश सरकार सत्ता में आने के बाद कुछ दिन पहले तक आंकड़ा कह रही थी कि हमने 20,000 लोगों को, नौजवानों को नौकरी दे दी। फिर आंकड़ा पहुंचा 31,000 और 31,000 आंकड़ा एक हफ्ते पहले था, अब जाकर के वो आंकड़ा 42,000 पहुंच गया। 10,000 नौकरियां जो है एक हफ्ते में दे दी। ये तमाशा ही है एक तरह का। जो हकीकत है वो सामने रखनी चाहिए। अब कितना विपक्ष को कितना कोसते रहेंगे ये सारी चीजों को लेकर के। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान में सरकारी नौकरी निकालने का हमने पिछले सरकारों के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। लेकिन उसके बाद जो जहां भर्ती में जो जो गड़बड़ी हुई उसमें हमने कार्रवाई की है। अब कार्रवाई के बाद में सीधी पुलिस भर्ती में अगर पेपर लीक हुआ तो पेपर जो है कुछ घंटे के बाद जो है वो कैंसिल किया गया, नए सिरे से पेपर जो है वो हमने उसमें उसी शेड्यूल में हमने ये एग्जाम करके जो है वो पूरा किया, और जो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करके जो दोषी थे उनके खिलाफ एफआईआर की और सीबीआई को केस रेफर किया। एक्सट्रीम स्टेप लिए हमने। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आप वर्तमान में सरकार को देखिए, हजारों लोग जो नौकरी में लगे वो तो बेघर कर दिए। फ्रस्ट्रेशन कैसे नहीं बढ़ेगा? जिन बच्चों ने एग्जाम दे रखे हैं 2 सालों से उनके रिजल्ट नहीं निकल पाए। उसमें अगर कोई दोषी था, एक आदमी दोषी था, एक क्लर्क दोषी था, उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई करने के लिए हमने कहा कि आप करिए कार्रवाई। कौन मना कर रहा है उस सारी चीज के लिए? उसमें तो कोई क्लर्क दोषी था, लेकिन इस सरकार, वर्तमान सरकार में एक भर्ती हुई अभी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की, उसमें तो बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। इस पर क्या कहना है? तो फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं होगा? फ्रस्ट्रेशन निश्चित रूप से जनरेशन के बीच में, नई जनरेशन के बीच में होगा। अगर वहां पर हमीरपुर के बारे में भाषण देते रहते हैं, ये सारे लोग भाषण इस तरह से देते रहते हैं, लेकिन उसमें दोषी जो है वो बहुत नीचे के स्तर पर जो कोई एक कर्मचारी दोषी था। यहां तो बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। पहली भर्ती में, एक भर्ती हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में हुई और उसमें बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। इसका जवाब मांगता है ये हिमाचल, लेकिन जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो इन सारी चीजों को लेकर के विधानसभा का सत्र आएगा। अभी तो मुझे मालूम नहीं सत्र कब शुरू होगा, चर्चा होगी, बात करेंगे। लेकिन मैं इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं मित्रों कि हिमाचल प्रदेश की नौजवान पीढ़ी को बचाना ये हम सब का दायित्व है। ये देवभूमि हिमाचल के संदर्भ में बहुत पीड़ा होती है जब हम इस प्रकार से मतलब मीडिया में, सोशल मीडिया में या लोगों के मुंह से हम रेंगता हिमाचल, लड़खड़ाता हिमाचल ये देखने को और पढ़ने को मिलता है, तो सचमुच में दिल को बहुत पीड़ा हुई। सर, आपकी सरकार थी, 28,000 जो धनराशि है वो वापस मांग रही है सरकार। छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट है उनसे भी पैसा जो है वो वापस दिया जा रहा है। देखिए, मैं आज मैं देखो, मैंने कहा कि एक तो आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश में जिसमें सारे काम बंद कर दिए गए हैं। आज की स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो बजट सत्र आ रहा है और उसमें जो कमिटेड लायबिलिटीज के अलावा जो डेवलपमेंट के लिए पैसे की अगर बात है तो उसमें पैसे की गुंजाइश ही नहीं बच रही है। आज कितनी तारीख हो गई हिमाचल पर? आज कितनी तारीख हुई हमारी? 17 तारीख हो गई। लेकिन जो महानुभाव कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो मंच पर से मुझको भाषण दिए थे, बिलासपुर में चुनौती दिए थे कि जयराम बताया कि अगर एचआरटीसी के पेंशनर को पेंशन नहीं मिली तो मैं इस्तीफा देता हूं। न तब पेंशन मिली थी जब भाषण दे रहे थे, और न आज 17 तारीख हो गई, अभी तक हिमाचल प्रदेश के एचआरटीसी के जो हमारे पेंशनर्स हैं उनके खाते में पेंशन नहीं आई है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की है। केंद्र से बजट मिला है, केंद्र से पैसा मिला है, जो स्पेशल असिस्टेंस के नाते, सेंट्रल स्पेशल असिस्टेंस जो मिलती है स्टेट को, मोर देन 1000 करोड़ रुपए मिलना, उस पैसे को स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट सैंक्शन किया जाता है, और वो स्पेसिफिक सैंक्शन होने के बावजूद उस पैसे को डाइवर्ट करके सैलरी और पेंशन दी जा रही है। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश में जो सेंट्रल असिस्टेंस का आया था, जो 50 साल के लिए लोन होता है, बिना ब्याज के होता है, वो पैसा जाकर के एचआरटीसी को दिया गया। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए 300 करोड़ के लगभग दिया गया, और उसके बाद जो है वो आगे जो है उसके लिए आईडीबी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को दिया गया,
और वहां से रिलीज करके पैसा जो है सैलरी और पेंशन में बांट दिया गया। ये रिकॉर्डेड फिगर्स हैं, मैं बात कर रहा हूं। आज हिमाचल प्रदेश में यह स्थिति है कि 650 करोड़ रुपए से ज्यादा लाइबिलिटी जो स्टेट का शेयर बनता है रेलवे के लिए देने के लिए, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दी है कि आप अपना पैसा, अपना शेयर जमा करिए, नहीं तो हमको प्रोजेक्ट का काम बंद करना पड़ेगा। यह स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। मैं इस बात से सहमत हूं हिमाचल प्रदेश में कि आर्थिक संकट पहले भी रहा, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। जो आज ये बात भाषण देते हैं, बार बार भाषण देते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, क्या इन्हें मालूम नहीं था? क्या जो कांग्रेस के नेता जो मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, उनको मालूम नहीं था कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसे है? अगर मालूम थी तो यह गारंटियां, 10 गारंटियां देने, सत्ता को हासिल करने के लिए वो गारंटी तो दे दी। उस वक्त मालूम नहीं था कि हमको ये गारंटियां पूरी करनी मुश्किल होगी। गारंटियां पूरी करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में हम कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पाएंगे। अब मंत्री जाकर के बोल रहे हैं ओपीएस की जगह यूपीएस को लागू करना चाहिए। ये हालात हिमाचल प्रदेश सरकार के हैं। और उस वक्त जब हम सारी बातें सरल भाषा में जो बातें कह रहे थे वो समझ में नहीं आ रही थी। आज हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी कह रहा है, जिसके बारे में बोलते थे कि हम बहुत हितैषी हैं, बहुत उनका भला चाहने वाले हैं, वही उनके खिलाफ 2 साल के कार्यकाल में सड़कों पर आ गए। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहिए।